जय हिंद एवरीवन। फिर से आप सभी का स्वागत है द कॉमर्स क्लब में। और आज हम कोशिश करेंगे कि इस डिडक्शन चैप्टर को पैक कर दें। प्रीवियस क्लास में हमने डिडक्शन को 80EE तक फिनिश कर दिया था। आज हमें शुरू करना है 80G, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन फंड्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि डिडक्शन अपने आप में ही 12 मार्क्स का है, ठीक है। 12 मार्क्स ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते ही हैं, तो इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे। और डिडक्शन को पैक करने के साथ साथ मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि 11th क्लास में आपको टीचर ने ज़रूर पढ़ाया होगा सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी। सो एटलीस्ट सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी, इन दोनों के डिडक्शन को आप ज़रूर ध्यान में रखें। सैलरी सेक्शन 16 डिडक्शन, ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, and house property deduction under section 24B, 24A on the basis of self-occupied and tenant let out, तो ये बार बार रिपीट होता है ड्यूरिंग द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो अगर आप ये पहले से करके रखोगे तो मेरे लिए इजी होगा आपको ये सिखाना कि हम कैसे टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल को कंप्यूट करते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। So the deduction is under section 80G in respect of donations to certain funds, charitable institution etc. SSC कभी कभी अपने इनकम में से कुछ चीज़ें डोनेट भी करता है। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द कोविड-19 हम लोगों ने भी कुछ चैरिटी फंड्स में डोनेट किए थे, कुछ गवर्नमेंट अकाउंट्स में डोनेट किए थे। तो क्या अगर हम उस गवर्नमेंट अकाउंट में डोनेट करते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट करते हैं, क्या उसका हमें डिडक्शन मिल सकता है? क्योंकि वो इनकम हमने अर्न तो ज़रूर की है बट वो कहीं और दे दिया, हमने वेलफेयर के लिए दे दिया। तो क्या हमें उसका डिडक्शन मिल सकता है? एसएससी को मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है। और इसमें एलिजिबल कौन कौन होंगे? इसमें एलिजिबल होंगे कोई भी टैक्स पेयर, ऑल पर्सन्स एज पर सेक्शन 2 देयर आर डेफिनेशन ऑफ एसएससी, ठीक है। तो वहां पर जाके उसमें जितने भी पर्सन आते हैं वो सब के सब इसमें डोनेशन कर सकते हैं और एलिजिबल हैं। ऑल पर्सन रजिस्टर अंडर द एक्ट 1961, अमाउंट डिडक्टेबल एज पर द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। तो आओ देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि विद इन क्वालिफाइंग लिमिट में क्या क्या आएगा। विद इन क्वालिफाइंग लिमिट में 100% डिडक्शन किस डोनेशन पे अलाउड होगा, एंड क्वालिफाइंग लिमिट विद इन क्वालिफाइंग लिमिट पे 50% डिडक्शन किस किस में अलाउड होगा। सो 100% डिडक्शन विद इन क्वालिफाइंग लिमिट में गवर्नमेंट फॉर चैरिटेबल पर्पस, फैमिली प्लानिंग, इसके लिए अलाउड होगा। याद रखना इसको, गवर्नमेंट फॉर चैरिटेबल पर्पस लाइक फैमिली प्लानिंग। 100% डिडक्शन डोनेशन टू गवर्नमेंट फॉर चैरिटेबल पर्पस, फैमिली प्लानिंग, इसको ऐसे याद रखना। अब 50% किस पे अलाउड होगा? देयर आर सर्टेन कंडीशंस ऑन द 50%, लाइक चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए, गवर्नमेंट फॉर चैरिटेबल पर्पस एक्सेप्ट फैमिली, क्योंकि फैमिली में कितना चला गया? 100% चला गया। डोनेशन टू अथॉरिटी फॉर हाउसिंग डेवलपमेंट, नोटिफाइड टेम्पल, मॉस्क, चर्च, इन सब में अगर दान दे रहे हो तो 50%। कॉरपोरेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोटिंग माइनॉरिटी, किसी कम्युनिटी को सेफ गार्ड कर रहे हो, कोऑपरेट कर रहे हो, तो उसके लिए भी कितना जाएगा आपका? 50% जाएगा विद इन द क्वालिफाइंग लिमिट, ओके। अगर ऐसे ही हम बात कर ले विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट की, तो विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में भी दो कैटेगरी है। एक 100% डिडक्शन अलाउड होगा या नहीं, और दूसरा 50% डिडक्शन अलाउड होगा। जिसमें विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में 100% डिडक्शन अलाउड होगा, उसके कुछ पॉइंट्स है, प्रोविजंस है, लाइक पीएम केयर फंड्स में दे सकते हो, पीएम नेशनल रिलीफ फंड में दे सकते हो, नेशनल डिफेंस फूड्स में फंड्स में दे सकते हो, पीएम आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, आर्मेनिया नाम है अर्थक्वेक का, ठीक है। नेशनल फंड फॉर द कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज में दे सकते हो, स्वच्छ भारत कोश, क्लीन गंगा फंड, द नेशनल फाउंडेशंस फॉर द कम्युनल हार्मनी अप्रोच और approved university, educational institutions, national educational institutions, Maharashtra Chief Minister's Earthquake Relief Fund, Gujarat Earthquake Relief Fund, National Blood Transfusions Councils, any state government funds set up to provide medical relief, any Zilla Saksharta Samiti,
साक्षरता समिति मतलब लिखा पढ़ी, एजुकेशन, ठीक है, लिटरेसी। नेशनल इलनेस असिस्टेंस, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स, नेशनल स्पोर्ट्स फंड्स, नेशनल कल्चरल फंड्स, फंड्स फॉर द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एप्लीकेशन सेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल प्लासी, मेंटल, लाइक उन लोग, वो बच्चे या उस तरीके के लोग जो हमारी तरह दिखते तो हैं बट वो हमारी तरह बिहेव नहीं करते, उनको थोड़ी सी मेंटल इलनेस होती है, लाइक माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है, जादू, इस तरीके के कुछ बच्चे, ठीक है, जिनको हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह देख सकते हैं बट वो एक्चुअली में स्पेशल होते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स थे उसके लिए जिसमें 100% डिडक्शन अलाउड होगा विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, ठीक है। अब 50% डिडक्शन पे आ जाते हैं। 50% डिडक्शन में अलाउड है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, कंट्रीब्यूशन दिया है, डोनेट किया है, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट फंड में रिलीफ में डोनेट किया है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट में डोनेट किया है, राजीव गांधी फाउंडेशन में डोनेट किया है। तो अब मैंने आपको इसीलिए पहले सजेस्ट कर दिया था कि आप इसको लिख लेंगे और 2 से 3 बार रीड कर लेंगे, क्योंकि ये आपको याद ही करना पड़ेगा और समहाउ हिंट के बेसिस पे अगर ये आता है तो आपके लिए इजी हो जाएगा। आपको बस एक माइंड में क्लिक होना चाहिए और आप इसको आंसर कर दोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है इसमें? विद क्वालिफाइंग लिमिट, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं ना विद क्वालिफाइंग लिमिट की, तो यहाँ पे इसके डिडक्शन लेने का एक तरीका है। कैसे? डोनेशन कैन बी मोर देन 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। जो ग्रॉस टोटल इनकम एडजस्टेड आएगा, एडजस्टेड का मतलब समझो, ग्रॉस टोटल इनकम एडजस्टेड का मतलब है उसमें से डिडक्शन ऑलरेडी माइनस किया जा चुका है। कौन सा? एक्सेप्ट 80G को छोड़ के, 80G को छोड़ के ऑलरेडी माइनस किया जा चुका है, ठीक है। तो जो बचा हुआ ग्रॉस टोटल इनकम है उसे हम कहेंगे ग्रॉस टोटल इनकम एडजस्टेड आफ्टर डिडक्शन फ्रॉम 80C टू 80U एक्सेप्ट 80G। तो जो एडजस्टेड आएगा उस एडजस्टेड इनकम का 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। सो डोनेशन कैन बी मोर देन 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। होप आपको समझ में आया होगा। एंड एडजस्टेड जीटीआई आप निकालोगे कैसे? ग्रॉस टोटल इनकम निकालोगे कैसे? जितना भी ग्रॉस टोटल इनकम आया है उसमें से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 15%, ऑल अदर डिडक्शन को माइनस कर दोगे एक्सेप्ट 80G। तो जो आएगा वो आएगा क्या? एडजस्टेड, ठीक है। उसका 10% निकालोगे, फिर आप कंपेयर करोगे कि क्या वो जो डोनेट किया गया अमाउंट है उससे ज्यादा तो नहीं है। अगर उससे ज्यादा नहीं है इट मींस वो विद इन क्वालिफाइड लिमिट है, और विद इन क्वालिफाइड लिमिट है तो आप उसका डिडक्शन ले लोगे। लेकिन सर अगर उससे ज्यादा हुआ तो 10% का ही डिडक्शन मिलेगा। कौन से 10% का? एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का। तो कैसे लिखेंगे? जैसे ही एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आएगा लिखेंगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे GTI, ठीक है, GTI ये एडजस्टेड, और एडजस्टेड लिखने के बाद उसका अमाउंट यहाँ पे होगा, इसमें से लेस करेंगे क्या? 80G। जब 80G यहाँ से लेस करेंगे तो लेस करने में अगर इसका 10% 80G के डोनेशन से ज्यादा है तो 80G वाला डिडक्शन ले लेंगे, और अगर नहीं 80G का ज्यादा है तो 10% वाला ले लेंगे। ये मतलब इसका 10% डोनेशन का डिडक्शन ले लेंगे, जो बचा बैलेंस। ओके, होप ये आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार फिर से रिपीट करके देखना, और मैं इस पे क्वेश्चन जो डिलीवर करूंगा उसमें भी अवेलेबल होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 80GG या डबल जी बोल सकते हो, विच स्टैंड्स फॉर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। रेंट पे करते हैं ना हम, हाँ, उसी रेंट पेड का। सो हु इज एलिजिबल हियर? ओनली इंडिविजुअल, एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, या किसी के अंडर एम्प्लॉयड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। Employee who does not get allowance for the employer। जिस भी पर्सन ने रेंट के लिए अलाउंस नहीं लिया है एम्प्लॉयर से, याद करो कहाँ आता था? सैलरी में आता था,
हाउस रेंट अलाउंस। अगर ऐसा कोई अलाउंस नहीं लिया है और वो रेंट पे कर रहा है तो वो एलिजिबल है 80GG के अंदर डिडक्शन लेने के लिए, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर, क्या क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर होगा? पेज रेंट फॉर अ रेसिडेंशियल पर्पस, ठीक है, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन फॉर हिमसेल्फ एंड फैमिली, वो रह रहा होगा। मान लो मैं अपनी सैलरी में, जो मुझे सैलरी मिलती है स्कूल से, अगर उस स्कूल की सैलरी में हाउस रेंट अलाउंसेस नहीं है, ओके, और वो कहते हैं आप जाइए जहाँ रहना है रह लीजिए और अपना रेंट बेयर कीजिए, तो वो जो रेंट मैं पे करूंगा ना, मेरे साथ मेरी फैमिली भी रह रही होगी, तो मैं अपनी फैमिली का जो रेंट पे करूंगा उसके लिए मैं डिडक्शन ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी इनकम में से वो रेंट जा तो रहा है, खर्चा ही है ना। तो डिक्लेरेशन इलेक्ट्रॉनिकली इन द फॉर्म ऑफ 10BA, हमें यहाँ पे ना उसका डिक्लेरेशन देना होगा। किसमें देना होगा? फॉर्म नंबर याद रखना, ये पूछ लिया जाता है 10BA। मैंने 10BA लिखा है 110, हाँ 10BA, ठीक है 10BA। तो याद हुआ क्या? रेंट कहाँ नहीं अलाउड होना चाहिए? उसे हाउस रेंट अलाउड नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयर के थ्रू, और वो जहाँ रह रहा है वो रेंट अगर पे कर रहा है अपने लिए, अपने फैमिली को रखने के लिए, तो वो एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या होना चाहिए उसके पास? 10BA होना चाहिए। मैक्सिमम डिडक्शन उसको कितना मिलेगा? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी अलाउड। कौन सा? अगर 5,000 पर मंथ दे रहा है वो, या फिर 25% ऑफ टोटल इनकम, जो टोटल इनकम आएगी उसके 25%, या फिर एक्सेस ऑफ एक्चुअल रेंट पेड ओवर 10% ऑफ टोटल इनकम, जितना उसने रेंट पे किया है, एक्चुअल एक्सेस ऑफ एक्चुअल रेंट पेड और 10% ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम का 10%, और जितना उसने रेंट पे किया अगर वो उससे ज्यादा आ जाता है तो जो बचा हुआ है वो, तो एक्सेस कितना हुआ? जो भी एक्सेस होगा। अब इन तीनों में से क्या करना है? इन तीनों में से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी अगर ये कमाएगा तो इसको ले लेंगे, ये कमाया तो इसको ले लेंगे, अगर ये कमाया तो इसको ले लेंगे। ये वो बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं जिन्होंने सैलरी पढ़ रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल इनकम का मतलब क्या है ध्यान रखना, वो मीनिंग पूछते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल इनकम एज पर द सेक्शन 80GG। सो हियर द टोटल इनकम मीन्स ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस करना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। याद रखना उसमें 80GG नहीं आना चाहिए, 80GG बाद में लेंगे, ठीक है। इनकम अंडर सेक्शन 15A, जब ये आ जाए तो एक बैलेंस आएगा ना, इस बैलेंस का कितना निकालना है? @10%, ठीक, @10% मतलब वो आएगा यहां पर, और फिर लिखना है एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट एंड 10% ऑफ द बैलेंस ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, आई मीन टोटल इनकम। अब इसमें से देखना है कि एक्सेस कौन सा है, ठीक है, और फिर इनमें से देखना है कि लीस्ट कौन सा है, जो सबसे कम आएगा उसे हम अलाउ कर देंगे डिडक्शन के लिए। नेक्स्ट सेक्शन 80GGA, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, और आप बोल सकते हो कि और कैसे हम अपने गांव के क्षेत्रों को और बढ़ा सकते हैं, कैसे उसे अर्बनाइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सभी स्टडीज के लिए जो आप डोनेट करते हो उसमें भी आपको डिडक्शन मिलता है, दैट्स कम्स अंडर 80GGA। अब एलिजिबल कौन है इसमें? एन असेसी हु डज नॉट हैव इनकम फ्रॉम PGBP, जिनके पास अपनी कोई बिजनेस नहीं है, वहां से कोई प्रॉफिट नहीं आता है या कोई प्रोफेशन नहीं है, ठीक है, वहां से कोई इनकम जनरेट नहीं होती, वो कैसे कमाता है? वो एक असेसी है, अंडर एम्प्लॉयड होगा, ठीक। सो अमाउंट ऑफ डिडक्शन 100% डोनेशन उसको अलाउड होगा, वो पूरा का पूरा डिडक्ट कर सकता है इन कैश और बाय चेक और ड्राफ्ट मोड, जैसे भी उसने दिया है वो 100% डिडक्शन क्लेम कर सकता है। However, no deduction shall be allowed in cash mode if the amount exceeding ₹10,000। अगर 10,000 से ज़्यादा का डिडक्शन, आई मीन कैश उसने पे कर रखा है डोनेशन के लिए, तो उसको अलाउड ये डिडक्शन नहीं होगा, कैश के फॉर्म में नहीं होगा। ड्राफ्ट के फॉर्म में हो सकता है, चेक के फॉर्म में हो सकता है, चालान के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। इस डिसीजन को याद रखना, नोट को याद रखना। नाउ सेक्शन 80GGB, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ
कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी। आप पॉलिटिकल पार्टी में डोनेट करते हो ना, बहुत सारे लोग अपने इनकम टैक्स को बचाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर देते हैं, बट यहाँ पे कंडीशन है, आप उस पर डिडक्शन कैसे ले सकते हो। एलिजिबल एंड इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी इसमें एलिजिबल है। मैक्सिमम डिडक्शन कितना, डोनेशन और कंट्रीब्यूशन मेड इन प्रीवियस ईयर नॉट मेड इन कैश, कैश में नहीं होना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड का केस याद है, एक स्कैम हुआ था, कोर्ट ने एसबीआई से उस सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सीक्रेट लीक, नॉट इट्स नॉट अ सीक्रेट, इट्स ऑल अबाउट कि जो भी डाटा है आप मुझे दीजिए, बट एसबीआई ने मना कर दिया था। तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड में था, कैश में नहीं था, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखोगे तो 80GGB से हम डायरेक्ट जंप कर रहे हैं, कहाँ जंप कर रहे हैं, हम जंप कर रहे हैं 80QQB। इसके बीच में भी तो डिडक्शन है सर, बहुत सारे। वो जो डिडक्शन है ना, एक्चुअली उस डिडक्शन पे ज्यादा प्रोविजन नहीं बनता, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप उसको थ्योरेटिकली पढ़ लें, मैं आपको बताऊंगा वो कहाँ आएगा, तो आप उसको थ्योरेटिकली पढ़ लो। बट ये जो है ये एग्जैक्ट प्रोविजन आ जाता है दैट गिव द प्रोविजन ऑफ 80QQB, और आपको याद करना पड़ेगा। तो आपको ज़्यादा इलेबोरेट करके नहीं लिखना है उसको, एज पर गिवन मार्क्स, लाइक 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स में आपको स्पेसिफिक वेज में लिखना है, करेक्ट एंड स्पेसिफिक वेज। टैक्सेशन की यही एक अच्छी बात है कि आपको इसमें एक्सप्लेन करके नहीं लिखना होता, चीज़ों की एक्सप्लेनेशन नहीं देनी होती। क्वांटम एलिजिबिलिटी और सही डिडक्शंस या फिर सही स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने होते हैं, सेक्शंस फॉलो करने होते हैं। तो 80QQB, इट स्टैंड्स फॉर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर्स। ऑथर्स को जानते हो आप, जो लिखते हैं, ऑथर्स। सो डिडक्शन फॉर द रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर्स। असेंशियल कंडीशन क्या है इसमें, अवेलेबल टू द रेसिडेंट्स इंडिविजुअल ऑफ अ बुक, ठीक है, जिन्होंने क्या लिखा हो, ऑथर ऑफ अ बुक, बुक लिखी हो, बुक ऑफ लिटरेसी, आर्टिस्टिक्स, साइंस, नेचर। Income should be under his profession, and income must be either lump sum consideration, and royalty of copyright fees. जब कभी भी कोई बुक इशू किया जाता है, कोई ऑथर बुक इशू करवाता है, तो उसको वहां से रॉयल्टी मिलती है। जैसे हाफ गर्लफ्रेंड के ऊपर जो बुक इशू हुई है, उस बुक के ऊपर किसको रॉयल्टी मिलती होगी, जानते हो आप, नहीं जानते छोड़ दो। शेरलॉक होम्स की आप बुक्स पढ़ते हो, उनको जिस ऑथर ने लिखा है उनको रॉयल्टी मिलती होगी, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जी की बुक पढ़ते हो आप, तो मुंशी प्रेमचंद जी को भी रॉयल्टी मिलती होगी, क्योंकि उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, कहानी लिखी है, उस कहानी को आर्टिस्टिक कहते हैं, उनको ऑथर कहा जाता है, तो उनको बहुत सारी रॉयल्टी जाती होगी उस बुक के ऊपर, जो भी परचेज करता होगा वो पे करता होगा। सो क्वांटम क्या है, क्वांटम 100% ऑफ द रॉयल्टी, जितना भी रॉयल्टी रिसीव हो रहा है वो रिडक्शन अलाउड होगा, और ₹3 लाख विच एवर इज लोअर। अगर 3 लाख से ज्यादा की रॉयल्टी आ रही है तो 3 लाख मैक्सिमम अलाउड होगा, अगर 3 लाख से कम आ रही है तो जितनी आ रही है वो डिडक्शन के लिए अलाउड होगी। नेक्स्ट 80RRB, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑफ पेटेंट। पेटेंट समझते हो आप, पेटेंट जरूर समझते होगे, किसी चीज के मेकिंग के ऊपर, मेकिंग प्रोसेस के ऊपर हम क्या लेते हैं, पेटेंट लेते हैं। सो अगर आपने कोई चीज बनाया है और उस चीज को आप पेटेंट करवा लेते हो, तो पेटेंट करवाने से और कोई उसको यूज नहीं कर सकता। असेंशियल कंडीशंस, इसमें भी क्या मिलती है आपको, रॉयल्टी मिलती है ऑन पेटेंट। अवेलेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल, पेटेंट रजिस्टर्ड अंडर द पेटेंट एक्ट 1970। इसको याद रखना, पेटेंट एक्ट 1970 याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। GTI of gross total income of previous year includes royalty, जो भी आई होगी। क्वांटम क्या है, 100% of such royalty and 3 लाख whichever is lower। दोनों कंडीशन में भी यही है, 80RRB and 80QQB दोनों रॉयल्टी के लिए है, QQB ऑथर के लिए है, ठीक है, RRB पेटेंट के लिए है। दोनों की कंडीशन एक जैसी ही है, 100% और ₹3 लाख whichever is lower। नाउ 80TTA, बहुत जंप कर रहे हैं ना, ऐसे ही पढ़ना है इसमें, ठीक है। 80TTA, इट स्टैंड्स फॉर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। आप डिपॉजिट करते हो ना सेविंग अकाउंट में, ठीक है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसका क्या। सो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट, एलिजिबल कौन होगा, इंडिविजुअल, HUF, ऑब्वियस सी बात है,
हम ही करते हैं। मैक्सिमम डिडक्शन कितना अलाउड है? ₹10,000। नोट, सेविंग अकाउंट इन एनी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, सब में अलाउड है। उसमें जितना भी इंटरेस्ट आया है आप उसका डिडक्शन ले सकते हो। कब तक? 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, ATTTB, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। ये भी वही है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। और ये किसके लिए है? सीनियर सिटीजन के लिए। ऐसा करते हैं, हम चलते हैं, कहाँ चले? आपकी बुक पे चलते हैं, जो आपका स्टडी मटेरियल है, उस मॉड्यूल को देखते हैं, फिर ATTTB में क्या लिखा है, फिर आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान से देखिए, तो ATTTB इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट केस ऑफ सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन आप जानते हो 60 ईयर एंड अबव सीनियर सिटीजन होते हैं। ऊपर चले गए तो सुपर सीनियर नहीं, लेकिन उनको सीनियर सिटीजन की एलिजिबिलिटी में रख लिया जाता है। क्वांटम कितना? 50,000, मैक्सिमम 50,000 अलाउड होगा। टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इज इन डिपॉजिट मैक्सिमम अप टू ₹50,000 अलाउेबल है फिक्स डिपॉजिट में। ठीक है, सेविंग हो सकता है या फिक्स हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या ध्यान देना है? ATTTB कैन बी क्लेम्ड ऑन इंटरेस्ट डिपॉजिट विद द बैंक, कोऑपरेटिव, पोस्ट ऑफिस, जैसे अभी पीछे बताया, बिल्कुल TTA की जैसा है। एंड SSC कैन नॉट क्लेम ATTTA, ATTTB बोथ साइमल्टेनियसली। वो एक ही कर सकता है। सीनियर सिटीजन है तो इसका मतलब ये नहीं कि ATTTA भी ले रहा है और ATTTB भी ले रहा है, नहीं। ऑब्वियस सी बात, बिलो 60 तो सीनियर सिटीजन होगा, नहीं तो वो तो ले नहीं सकता, वो तो ATTTA में ही आएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? Deduction is allowable only if the SSC opt out of the default tax regime under section 115 BAC। 115 BAC क्या है ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। अभी के लिए आपको कितना याद रखना है? इतना याद रखना है। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, ये लास्ट डिडक्शन है। लो, मेरे आईपैड को कुछ हो गया, नहीं ठीक है। So, deduction under section 80U stands for person with disability। याद करो, person with disability का हमने डिडक्शन कहीं और भी लिया है, ठीक है, बट ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूज मत होना। 80U stands for person with disability and eligible only resident individual with disability। resident individual with disability तो कितना अलाउड होगा? 75,000 अलाउड होगा, 1,25,000 अलाउड होगा, विच इज फिक्स्ड। अगर सीवर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 और नॉर्मल डिसेबिलिटी है, इट मीन 40% के करीब डिसेबिलिटीज है तो कितना? 75,000 फिक्स्ड है ये, ठीक है। सो ATU कैन बी क्लेम्ड बाय अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, वही क्लेम कर सकता है जो डिसेबल्ड हो खुद। फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन अंडर सेक्शन शुड फर्निश्ड असेसिंग ऑफिसर द कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट। ऑब्वियस सी बात, किसी हॉस्पिटल में जाएगा इलाज करवाने के लिए तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा ना, प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा ना, वो प्रिस्क्राइब प्रिस्क्रिप्शन जिस भी सर्जन से उसने साइन करवाया हो वो असेसिंग ऑफिसर को देके सेटिस्फाई करना होगा। Where the conditions of the disability requires reassessment shall have to be obtained soon after the expiry of the period। अगर वो सर्टिफिकेट की डेट एक्सपायरी हो जाती है तो जल्दी से जल्दी उसको क्या करना होगा? रिकॉल करना होगा और सर्टिफिकेट को गेन करना होगा। एंड डिडक्शन इज अलाउएबल ओनली इफ एसएससी ऑप्ट आउट द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। 115 BAC दो बार रिपीट हो चुका है, आप एक बार देख लेना 115 BAC क्या है। मैं कोशिश करूंगा, मुझे टाइम मिलता है मैं भी आपको बताऊं। आपको इसमें याद कितना रखना है? आपको इसमें इतना याद रखना है। और मेन पोर्शन क्या है? मेन पोर्शन है ATU किसके लिए है? डिसेबल्ड एसएससी के लिए। कितना? जो कि फिक्स्ड है नेचर 75,000, 40% से कम है, ठीक है, और ज़्यादा है तो 1,25,000। चलो नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन करें क्या? हाँ, क्वेश्चंस करते हैं। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80 RRB। ओह, मुझे तो नहीं आता, क्या अभी भी बताया आपको? 80 RRB कितना बताया? 3 लाख। अच्छा, 80 QQB कितना बताया? 3 लाख। अच्छा, ओके, आगे बोल रहा है मिस्टर एक्स रिसीव 2,50,000 एज अ रॉयल्टी फी फॉर राइटिंग अ साइंस बुक क्लास 8।
he is entitled to claim deduction under section 80 QQB of rupees 2,50,000 from his gross total income. 2,50,000 क्या कर सकता है? वो ले सकता है, डिडक्शन ले सकता है या नहीं ले सकता? सोचो। उसने एक साइंस की बुक लिखी है, 8th क्लास की। आगे देखते हैं। मिस्टर एम गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹10,855 as interest on his fixed deposit with a cooperative bank. He is entitled to get deduction of ₹10,855 under section 80 TTA. नो 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 नो, देखो किसकी बात कर रहा है? इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है, और 80 TTA की बात कर रहा है। कितने से ज़्यादा नहीं बोल रहा है वो, 10,000 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। और एक बात और यहाँ पर ध्यान दो, जो रॉयल्टी मिलती है वो आर्टिस्टिक लिटरेसी के ऊपर मिलनी चाहिए। इसने क्या लिखी है? साइंस की बुक लिखी है, इसके ऊपर भी इसको नहीं मिलेगी। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चा। अच्छा, ये तो डिडक्शन खत्म हो गया, ठीक है। अब और क्या हो सकता है जिसमें मतलब हमें ये मिल जाए देखने को कि सर और कैसे क्वेश्चंस आएंगे? अगर हमें ये पता करना हो तो हम कैसे करें? मैं आपको ये ऑफिशियल लिंक जो है हमारा व्हाट्सएप चैनल का, मैं उसमें व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा। आप इसे क्या करोगे, आप इसको घर पे एक बार अच्छे से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि हमारा डिडक्शन ख़त्म हो चुका है। और अब सच मानो आप एलिजिबल हो उस डिडक्शन को अच्छे से एक बार गो थ्रू करने के बाद इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आप पेंसिल लेना, इस क्वेश्चन पेपर को प्रिंट करवाना और 80C से लेके 80U तक का जितना डिडक्शन उसे सॉल्व करते हुए चले जाना। इसी में से 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे उठ के आ जाएंगे डिडक्शन की जो एग्जैक्टली मैच हो रहा होगा, और नहीं तो बस डिजिट चेंज होगी, प्रोविजन वही रहेगा। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे एक बार देख लेते हैं, शुरू से देख लेते हैं, ठीक है। देखो आप कितना कर सकते हो। 10 मार्क्स का आपका एक दूसरी बुक है स्किल डेवलपमेंट की ही, एंटरप्रेन्योरशिप, वो आप कर चुके होगे। 10 मार्क्स का वो रहा, बच गया क्या? 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स का किस में से आएगा? 50 मार्क्स का आएगा आपका टेक्स्ट में से, जिसमें से 12 मार्क्स का किस में से आएगा? 12 मार्क्स का आएगा आपका डिडक्शन में से। अब यहाँ पे अगर आप डिडक्शन को देखने की कोशिश करोगे, ये देखो 80 QQB, यहाँ पर देखो 80 G, और क्या दिखाऊं? समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, ओके। ये देखो 80 E, और क्या दिखाऊं? 80 CCD। आप एलिजिबल हो बेटा इसको करने के। 80 D, 80 C, 80 C, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, ये जब हम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पढ़ेंगे तो हम कर सकते हैं। आगे ओके, ये देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, मिस्टर राम हैविंग इनकम, सैलरी इनकम 7,90,000, ठीक। 10% बैंक डिस्काउंट इंटरेस्ट रेट पे उन्होंने 25 लाख का लोन ले लिया। हाउस प्रॉपर्टी 30 लाख स्टैम्प वैल्यू ड्यूटी की है, स्टैम्प वैल्यू की है, एंड प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड, उस पे जब उसने लोन लिया, he does not have any occupied house property and he has made a total investment 1 लाख अंडर सेक्शन 80C। तो अब देखो इसके, ये तो आपको पता है क्या करोगे आप, 7,90,000 और 7,90,000 में से सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, सॉरी सैलरी 16 माइनस कर दोगे सेक्शन 16, तो कितना हो गया? 7,40,000। 7,40,000 में से आपको पता है सेल्फ हाउस प्रॉपर्टी के लिए अगर 25 लाख का 10% निकालोगे तो 2,50,000 आता है, जबकि मैक्सिमम कितना ले सकते हो सेल्फ अंडर सेक्शन 24B आप जो डिडक्शन ले सकते हो वो 2 लाख का ही ले सकते हो। तो 2 लाख इसमें से माइनस कर दो, 2 लाख माइनस कर दो कितना आ जाएगा? 5,40,000। अब 5,40,000 आ गया, ठीक है, जिसमें से 80C वाला डिडक्शन कितना चला जाएगा? ये ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, GTI। 80C का डिडक्शन कितना चला जाएगा? वो बोल रहा है नीचे 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, मैक्सिमम अमाउंट होता है 1,50,000, लेकिन आपके पास 1 लाख है, वो ले लो। और 80EE जो प्रोविजन है, 80EE के बेसिस पे कितना मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाएगा आपको? 50,000। 50,000 ले लो, कितना आ गया आपको? आपके पास बताओ, 3 लाख कितना हुआ भाई?
3 लाख, 4 लाख 10,000, हाँ 3 लाख 90,000 हो गया आंसर, है ना सेम सेम। बताओ सेम है ना, तो आप कर सकते हो उसको, बिल्कुल कर सकते हो। आगे अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इस क्वेश्चन को हटा दूं, रुको इस क्वेश्चन को हटाते हैं, क्या और कोई क्वेश्चन हम कर सकते हैं सर? करके दिखाओ, अभी करके दिखाता हूं। इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हमने कल किया था प्रीवियस क्लास में। ये देखो, सूरज हिज वाइफ एंड 2 सन्स इंडिपेंडेंटली एम्प्लॉयड पर्सन, सूरज एंड हिज वाइफ इज नॉट सीनियर सिटीजन। ठीक है, independent, 2 sons are independent, सूरज his wife and 2 sons are independent son है, ठीक है। सूरज and his wife senior citizen, not a senior citizen, he pays medical claim 8,000 for herself, for self and rupees 12,000 for wife। तो 8,000 सेल्फ के लिए एंड 12,000 किसके लिए? अपनी वाइफ के लिए। टोटल कितना हो गया? 20,000। ओके, एंड 8,000 ऑफ ईच बोथ हिज सन। अब देखो दोनों के दोनों जो वो बच्चे हैं वो इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट के लिए क्या होता है? इंडिपेंडेंट के लिए अलाउड ही नहीं है, नहीं है ना? कहां पढ़ा था? 80D याद करो। तो इंडिपेंडेंट के लिए अलाउड नहीं है तो हम इसको डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। अच्छा, ही ऑल्सो पेज 13,000 फॉर ईच ऑफ हिज पेरेंट्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउेबल अंडर 80D। तो एक तो 20,000 ये हो गया, 20,000 और 25,000 हमें अलाउड होता है, विच एवर इज लोअर, तो कौन सा अलाउड होगा? 20,000 अलाउड होगा। उसके बाद 13,000, 2 पेरेंट्स होंगे, 13,000 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 26,000, 26,000। और मैक्सिमम सीनियर सिटीजन के लिए, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है सीनियर सिटीजन के लिए कितना अलाउड होता है? 50,000। ठीक, विच एवर इज लोअर कौन सा है? 26,000। तो कितना परमिशेबल डिडक्शन अलाउड होगा? 20,000 प्लस 26,000, टोटल कितना हो गया? 46,000। हमने ये क्वेश्चन वहां पे एनसीईआरटी में किया है, तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी उठा के कर लोगे एक बार, तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस कॉपीड होके आएंगे, उसी के इलस्ट्रेशन कॉपीड होके आएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला वर्क ही हमारा ये है कि हम एनसीईआरटी को उठाएं, जो मैंने प्रोविजन आपको दिया है वो प्रोविजन पढ़े और एनसीईआरटी को खोल के देखें कि उसमें कौन सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। उसका इलस्ट्रेशन भी सामने है, ठीक है। मैं इसे अभी अपलोड कर रहा हूं हमारे ऑफिशियल ग्रुप में। मैं इसके साथ साथ इसका जो आंसर की होगा वो भी अपलोड कर दूंगा, बट आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि आंसर की 2025 एंड 24-25 के बेसिस पे है, तो उसका डाटा और इसका डाटा हो सकता है रिलेट नहीं करे। तो उसके आंसर इस जो अब आप आंसर निकालोगे प्रोविजन के बेसिस पे, उसमें कॉन्फ्लिक्शन हो सकती है, वहां पे कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है कि सर वो तो कुछ और आंसर दे रहा है, आपका कुछ और, क्योंकि आप न्यू प्रोविजन के बेसिस पे निकाल रहे हो, अमेंडेड डेटा के बेसिस पे। तो घबराने की जरूरत नहीं है। इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन उठाओ, कर दो। जितने भी बैक बेंचर हैं, अगर आपने इसे सॉल्व कर लिया जो मैं अभी भी दे रहा हूं, तो आप एलिजिबल हो जाओगे डिडक्शन के किसी भी क्वेश्चन को करने की। जीएसटी अभी पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि जीएसटी में से सारे थ्योरेटिकल आते हैं, एक वो एडवांस वाला छोड़ करके सेल्फ असेसमेंट्स बेसिस पे, वो अगर मुझे टाइम मिलता है मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा। और नेक्स्ट क्लास में हम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम सीखेंगे। आज का आपका टास्क यही है कि आप इसको कर लो, और एक टास्क और है, वो क्या है? मैंने आपको कहा था ना कि हम जंप कर रहे हैं, लाइक हम 80 QQ पे आ गए थे, 80 RR पे आ गए थे। उसके बीच में ना कुछ छोटे छोटे डिडक्शंस और हैं, वो डिडक्शन आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है, और उस डिडक्शन का नाम है ATIA, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। बस एक बार ऐसे ही पढ़ लेना, ठीक है। पावर अंडरटेकिंग्स, ATIAB, ATIAC। वैसे ज़्यादा आता नहीं है ATIIB, लेकिन सिर्फ एक बार रीड करना है, ठीक। सर अगर ये एक साथ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात हो, अगर ये आपको एक साथ चाहिए तो आप इसके सबसे लास्ट में आ जाइए। ये देखो, अगर आप सबको एक साथ चाहिए, समरी में आओ, समरी उठाओ,
प्रोविजन सारे करने के बाद समरी में आना और ये एक साथ है। अगर आप इसको भी पढ़ के चले जाते हो तो आपको टोटल कंफर्म 12 मार्क्स डिडक्शन के मिल जाएंगे। ये देखो सब कुछ लिखा है यहाँ पर, ठीक है। हम देखो हमने क्या किया था, हम जम कर गए थे ना, हम 80 GGC से QQB पे जम कर रहे थे, RRB कर रहे थे। वो इसीलिए क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम है। 80 TTB 80 TTU ये सब किया हमने। और हाँ एक बात और, इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना, ठीक है। अगर लिख नहीं रहे हो तो एक बार पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। आप इतना काम करके रखिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम ये सीखेंगे, और लगभग आपका जो मेन डाउट था वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।